नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश में इस वक्त संसद तो चल रही है, लेकिन संसद से ज्यादा चर्चा संसद के पास की एक सड़क की हो रही है। और वो सड़क जो है दिल्ली के कनॉट प्लेस में जंतर मंतर की है। उसकी चर्चा लगातार जारी है, क्योंकि वहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है, वो प्रदर्शन जो है उसको लेकर के तमाम तरह की खबरें दिन भर छन छन कर आती रही। कुछ छन छन कर आती की, कुछ स्पष्ट रूप से आती रही। अब इन खबरों पर बात करना, इन खबरों पर चर्चा करना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब अब से कुछ देर पहले, जब हम ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे कुछ देर पहले जंतर मंतर के पास जो टॉल्स्टॉय मार्ग है, टॉल्स्टॉय मार्ग पर एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया है और वहां हल्का लाठीचार्ज भी हुआ है, जो खबरें आ रही हैं। दरअसल शाम को वहां पर रोज ऐसा हो रहा है, लगातार पिछले 3 दिन से हो रहा है कि शाम को जब मौसम थोड़ा बढ़िया होता है, तब देश के और दिल्ली के कई हिस्सों से वहां लोग आते हैं, भीड़ बढ़ जाती है। और जब भीड़ बढ़ जाती है तो वहां पर पुलिस पर पथराव शुरू हो जाता है। कल भी ऐसा हुआ था। आरएएफ के एक जवान को लगभग लिंच कर दिया गया था। कल रात को ही जंतर मंतर के पास कुछ निहंग जो थे, वो तलवारें लेकर पुलिस के पीछे दौड़े। पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पीटा गया। और आज भी वही नजारा शुरू हुआ लगभग 8 बजे। यह दृश्य आज अब से कुछ देर पहले जनपथ के पास टॉल्स्टॉय मार्ग पर आ, यह सड़क पर हो रहा है। और उधर संसद में क्या हो रहा है? संसद में आज दिन भर इस मुद्दे पर, छात्रों के आंदोलन पर, नीट परीक्षाओं को लेकर आज दिन भर वहां पर संसद में जो है हंगामा भी होता रहा। और सरकार चर्चा कराने की कोशिश भी करती रही, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। और इस हंगामे के बीच कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। जो सदन में देखा गया आज, वो सबसे बड़ा जो दृश्य था वो ये था कि सदन के अंदर एक होड़ चल रही थी। कल हमने ये होड़ जो है सदन के बाहर देखी, जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भीतर ये होड़ लगी थी कि दरअसल ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका क्रेडिट कौन ले। आज ये होड़ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भीतर दिखाई दी। दरअसल सदन में कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल को बोलने का मौका दिया गया। और जब उन्हें बोलने का मौका दिया गया तो उसका विरोध वो अखिलेश यादव ने कर दिया, समाजवादी पार्टी ने कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा क्या कांग्रेस और सरकार की कोई जुगलबंदी हो गई है, मिली भगत हो रही है, हमको भी बोलना है। बाद में उन्होंने उनकी जो है ये जो वहां की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार बता रहे हैं, बाद में उनकी केसी वेणुगोपाल के साथ झड़प भी हुई। दरअसल अब ये पूरा का पूरा मामला ऐसा लग रहा है क्रेडिट किसको मिल सकता है, उसको लेकर के पूरी लड़ाई हो रही है। आखिर चुनाव में तो सबको जाना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को जाना है, पंजाब में कांग्रेस को जाना है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जाना है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जाना है। तो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट किसको मिल सकता है, अब इसकी लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन इस लड़ाई से इतर आज शाम एक बड़ा बयान जो है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का आया। जेपी नड्डा ने साफ कहा कि सरकार इस पूरे मसले पर विपक्ष जितनी देर कहे उतनी देर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है। जेपी नड्डा ने यह कहा कि आपको जितनी देर चर्चा करनी है और जिन जिन मुद्दों पर करनी है, नीट से जुड़े, परीक्षाओं से जुड़े जिन जिन मुद्दों पर, इनके किन किन पहलुओं पर चर्चा करनी है, सरकार इन पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आपको जितने घंटे करनी है, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। अब देखना है कि विपक्ष की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि फिलहाल विपक्ष जो है इस मामले को लेकर के कोई भी सरकार को ढील देने के जो है वो मूड में दिखता है। विपक्ष को लग रहा है कि इस मुद्दे को जितना ज्यादा सुलझाया जाए उतना अच्छा है। तो आज दो टूक में मेरा जो चर्चा का विषय बड़ा साफ है। सरकार चर्चा को तैयार और अनलिमिटेड, जिसको कहते हैं ना ब्लैंक चेक देना, तो सरकार ने एक तरह से ब्लैंक चेक दे दिया कि जितने घंटे आप चर्चा करना चाहे, जिन जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहे, सरकार तैयार है। तो चर्चा को सरकार तैयार, पर अराजकता को कौन बना रहा है हथियार? क्योंकि अराजकता अब से कुछ देर पहले
जनपद के पास जो है टॉल्स्टॉय मार्ग पर एक बार फिर अराजकता हुई है। और आज शाम को एक और एसीपी पुलिस के जो अधिकारी थे, दिल्ली पुलिस के एसीपी, उनको भी पत्थर मारकर उनका सर फोड़ दिया गया। अब 20 तारीख को तो प्रदर्शन था, 20 तारीख को तो जो है वो संसद का कूच था जिसे परमिशन नहीं मिली थी, तब ये सब झड़पें हुई। लेकिन कल और आज कौन सा प्रदर्शन था, कौन सा कूच था, कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था कि पुलिस पर फिर पथराव हुआ, ये सोचने की बात है। इन सब पर आज चर्चा जरूरी है, क्योंकि आपको, छात्रों को, स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार की जवाबदेही तय करने का अधिकार है। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, जिन जिन परिवारों को जो है, जिन जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोए हैं, सरकार को उनके बारे में संवेदनशीलता से सोचना होगा। लेकिन अगर एक परीक्षा में गड़बड़ी है, एक सिस्टम में गड़बड़ी है, तो उसके लिए आप देश को आग नहीं लगा सकते। इन सब पे चर्चा करूंगा, लेकिन क्योंकि मामला नीट से जुड़ा है, नीट परीक्षाओं से जुड़ा है, तो मैं आज दो टूक की शुरुआत नीट के उन परीक्षार्थियों से करना चाहता हूं, उन परीक्षार्थियों की खुशी के साथ करना चाहता हूं। वो 11 लाख परीक्षार्थी जिन्होंने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, और वो न सिर्फ खुश हैं, बल्कि वो साफ कह रहे हैं कि हमने आंदोलन में ना जा करके हमने मेहनत की, जिसका नतीजा हमें मिला। तो जरा नीट में ये जो स्टूडेंट्स उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी खुशी देखिए, उनके बयान सुनिए, और उसके बाद मैं राजनीतिक मुद्दों पर आऊंगा। सुनिए जरा। अगर वो स्टूडेंट्स के मामले में है कि जैसे हमारे नीट का पेपर लीक हो गया, अगर ये उस मामले में है तो मैं उसका समर्थन करूंगी। लेकिन जिस तरह अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उस तरह वो बिल्कुल पॉलिटिकल रिलेटेड लग रहा है, तो उसके रिलेटेड मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ। मैंने तो सोचा कि प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब पेपर हो जाएगा उसके बाद जो करना होगा मैं सोचूंगा। उसके बाद मैं अपने रीनीट के लिए तैयारी में लग गया था। जब तक ये एजुकेशन के सपोर्ट में था तो मैंने सपोर्ट किया, लेकिन अब ये पॉलिटिकल तो जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा वॉलेंट भी होते जा रहा है, तो अभी मैं इसके सपोर्ट में अभी नहीं हूँ। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो स्टूडेंट्स के लिए जो भी मतलब किया जा रहा है, आई सपोर्ट की मतलब लीक नहीं होना चाहिए पेपर, और जो भी एजुकेशन रिफॉर्म है वो आना चाहिए। बट मैं उसके अराउंड जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो बहरहाल आपने देखा, एक तरफ नीट के जो वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की, दूसरी तरफ जनपद पर, वहां पर भी कुछ नाच गाना चल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जनपद जो हो रहा है वो अलग चीज है, और जनपद पर जो हो रहा है उसमें स्टूडेंट्स के जो मुद्दे हैं वो कुछ मुद्दे बड़े जेन्युइन मुद्दे हैं, और उन पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो हिंसा हो रही है वो हिंसा रुकनी चाहिए, क्योंकि आपको देश जलाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जनपद पर जो चल रहा है, मैंने आपको नीट परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए उन बच्चों की बाइट सुनवाई, तो आपको मैं ये भी सुनवा देता हूं, कुछ आपको तस्वीरें दिखा देता हूं जो जनपद पर चल रहा है, और मुझे लगता है वो तस्वीरें देश को देखनी चाहिए। देखिए, पहली तस्वीर है, ये जनपद पर प्रदर्शनकारियों के बीच ये जो लड़की है, मुझे लगता है कौन लड़की है मैं नहीं जानता, ये महिला कौन है। इस महिला का एक बाइट वायरल हो रहा है। इस महिला के पीछे तिरंगा है, लेकिन इसके दिल में दंगा है। महिला की पीछे तिरंगा है लेकिन दिल में दंगा है, क्योंकि ये महिला कह रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोली मार देनी चाहिए। और ये महिला कह रही है कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोली मार दूं। ये कौन सी नीट की परीक्षा का सिलेबस है मैं नहीं जानता, ये कौन सी एजुकेशन सिस्टम का सिलेबस है मैं नहीं जानता, लेकिन ये महिला बड़े शान से कह रही है। और ये कौन से परिवार की परवरिश है, ये कौन से परिवार की परवरिश है ये भी नहीं जानता कि ये महिला कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री को गोली मार देनी चाहिए।
और ये कौन सा संविधान सिखाता है, ये कौन सी डेमोक्रेसी सिखाती है, मैं नहीं जानता। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये सज्जन, मैं नहीं जानता नीट में कौन सी नीट की इन्होंने परीक्षा दी है, क्योंकि दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए। मुझे लगता है कम से कम इनकी उम्र जो है वो 35 से 40 साल होगी। नीट की परीक्षा तो नहीं, लेकिन कुछ और उद्देश्य लेकर शायद आए हैं। और ये सरेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को गाली दे रहे हैं। जनपथ पर ये व्यक्ति, ये आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के लिए भद्दी भद्दी गालियां निकाल रहा है। अब ये कौन सा परिवार के व्यक्ति है, ये कौन से सोच का व्यक्ति है, या कौन सा स्टूडेंट है, मैं नहीं जानता। लेकिन ये प्रदर्शनकारियों को बताना चाहिए कि ये कौन सा प्रदर्शनकारी है, और ये कौन सी नीट का परीक्षार्थी है, और ये कौन सा सिलेबस पढ़कर आया है, जहां पर एक बूढ़ी महिला, देश के प्रधानमंत्री की मां जो आज दुनिया में नहीं है, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। इनका चेहरा भी पहचानिए, मुझे लगता है देश को इनका चेहरा। और अब देखिए तस्वीर नंबर 3, ये एक महिला पत्रकार है। इन महिला पत्रकार को प्रदर्शनकारियों ने बुरी तरह से घेर लिया था, और एक नहीं 2 महिला पत्रकारों को प्रदर्शनकारियों ने बुरी तरह से न सिर्फ घेर लिया, बल्कि उनके साथ बदसलूकी की। महिला पत्रकारों को जान बचाकर अपनी भागना पड़ा, और सिर्फ महिला पत्रकार नहीं, वहां पुरुष पत्रकारों की भी पिटाई हुई है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं। ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? और जानते हैं, इस महिला पत्रकार का मैं बयान सुनवाना नहीं चाहता, क्योंकि आप सुनेंगे आपके घर में भी माँ बहन होंगे, आपको जो है खराब लगेगा। यह महिला पत्रकार ने कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों ने इनको घेर रखा था, वो इनके शरीर में जगह जगह हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे। जिसका जहां अवसर लग रहा था, मौका लग रहा था, वो इस महिला पत्रकार के शरीर पर हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। ये मानसिकता कहां से? क्या ये नीट परीक्षार्थी की मानसिकता हो सकती है? क्या एक स्टूडेंट की मानसिकता हो सकती है? मैं फिर से कह रहा हूं, जिन बच्चों की आत्महत्याएं वो दुखद है, बहुत दुखद है। सरकार को उनके प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी। जिन स्टूडेंट्स के साथ पुलिस ने मारपीट की है, उनके प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको गोली मारने का, आपको महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां देने का, महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने का आपको लाइसेंस मिल गया है। कौन लोग हैं ये? और ऐसी एक नहीं, 50 तस्वीरें, 50 वीडियो वायरल हैं। और इसलिए सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये अराजक तत्व कौन है जो स्टूडेंट्स के नाम पर अपनी राजनीतिक गोटियां सेक रहे हैं। इन सब के चेहरे एक्सपोज होने चाहिए। ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जिसमें महिलाएं, लड़कियां, 16 साल की, 18 साल की लड़कियां मां बहन की गालियां दे रही हैं, और बड़ी खुशी हंसते हुए दे रही हैं। मुझे नहीं मालूम ये कौन से परिवारों का संस्कार है जहां मां बहनों को गाली देना सिखाते हैं, अश्लील भद्दी भद्दी गालियां देना सिखाते हैं। ये कौन से परिवार हैं, और हम किस तरह की पीढ़ी को आगे ले रहे हैं? किस तरह की पीढ़ी को? मुझे आज भी याद है, जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, कोई मां बहन की गाली दे दे तो फिर खून खराबे पर बात हो जाती थी, क्योंकि मां बहन की गाली किसी को बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन आज 16, 17 साल की लड़कियां, बच्चियां जनपथ पर, जंतर मंतर पर खड़े होकर तमाम लोगों को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रही हैं। जो गालियां आप और हम सुन नहीं सकते, वो वीडियो पर दी जा रही हैं। इनके परिवार को, इनके माता पिता को सोचना होगा कि उन्होंने इन बच्चियों को क्या संस्कार दिए हैं। अब मैं आज के मुद्दे पर आता हूं, क्योंकि सरकार तैयार है, सरकार ने साफ कह दिया। लेकिन दिन भर क्या कुछ होता रहा वो जरा देखिए। दिन भर किस तरह से संसद से लेकर सड़क तक जो हुआ वो देखिए। सरकार ने क्या कहा, विपक्ष क्या कह रहा है, और किस तरह से होड़ लगी है, एक होड़ लगी है कि कैसे जो है इसका क्रेडिट लिया जाए। देखिए जरा, फिर आज की डिबेट को शुरू करेंगे। चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है।
छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर, अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। रूल 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी सीनियर है और वो खुद मुझे मालूम है, वो जैसे भी चर्चा होना है उन्होंने कहा है, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी फिर से अलग से कंडीशन लेके आया है, ये ठीक नहीं है। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि ये सेंट्रल इशू है और ये सेंट्रल इशू पर रेजोल्यूशन आए, प्रधान जाए, Prime Minister apologizes, everyone who assaulted students is the first step. Then we want to see changes being made to the testing system. और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे संसद की ओर जाना चाहते थे, उनके ऊपर बुरी तरह से डंडे बरसाए गए, कई बच्चों का सर फट गया, कई बच्चों के हड्डियां टूट गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गए। हैरान कर देने वाली बात ये है मित्रों कि एक तरफ तो ये कहा गया कि ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह इस मूवमेंट पे राजनीतिकरण हो रहा है और हम इस देश के बच्चों को जवाबदेही के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष अपने उत्तरदायित्व से भी मुंह मोड़ रहा है। तो चलिए, तो आपने तमाम बयान सुने, इसी को लेकर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ यादव जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ यादव जी। पवन पटेल मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा, पवन पटेल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वैभव श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हैं, वैभव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ अमित श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक है। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया। शुरुआत कर रहा हूं सिद्धार्थ यादव और पवन पटेल, 1.5 मिनट, उसके बाद में वैभव जी आपके पास आऊँगा। सीधा सा मेरा सवाल है पवन पटेल, सरकार ने आज अपनी तरफ से कहा है कि भाई जितनी देर की चर्चा, 12 घंटे 18 घंटे, जितनी देर की चर्चा विपक्ष चाहता है इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। और दूसरी बात ये भी कही गई है कि इस पूरे मामले के जितने पहलुओं पर आप चर्चा करना चाहें वो उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। क्या विपक्ष का रिस्पांस है, आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? अब चर्चा शुरू हो संसद में? देखिए सरकार कहती जरूर है हमेशा चर्चा करने का, लेकिन कभी आज तक सरकार ने चर्चा करने का प्रयास नहीं किया। हमेशा सरकार का है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के कहने की बात कर लीजिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कहने की बात कर लीजिए, कहने को तो कुछ भी करते हैं। 2024 में बहुत बड़ा कानून बनाया था और यही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन 152 बार पेपर लीक हो चुके हैं और 7.5 करोड़ स्टूडेंट राष्ट्र प्रभावित है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को समझ लीजिए। आज ये बार बार बोल रहे हैं कि उसका माइलेज लेना चाहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई व्यक्ति आज किसी ना किसी का बच्चा जिसके ऊपर डंडे पड़ रहे हैं, आपको वो वाले विजुअल्स नहीं मिलेंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी वाले विजुअल्स देखने को मिल गए, सैनिकों के ऊपर जो हमला हुआ विजुअल्स देखने को मिल गए। जो कि मासूम बच्चे जो है जिनके साथ गलत हुआ, जिनके सर फोड़ दिए गए, जिनके साथ किस तरह का कृत्य किया गया, उस बेटी के साथ किस तरह का कृत्य किया गया, वो विजुअल आप लोग को नहीं दिख पाएंगे। आखिर हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी क्या हो गया था, आज बड़े संवेदनशील की बात कर रहे हैं। 30 दिन तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दे रहा था कि धरने पर बैठे हैं। क्यों मोदी
मोदी जी ने मन की बात नहीं की? क्यों मोदी जी ने अपने किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजा वहां पर के कि हमारे छात्र हैं, हमारे देश के छात्र हैं, इस हालत तक पहुंचती नहीं, नौबत यहां तक नहीं आती, लेकिन तानाशाही में मगरूर है कि तानाशाही की तार दे। हम कहते हैं ऐसा क्या नब्ज दबाया हुआ है भाई? अगर उनके नेतृत्व में पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? हम कहते हैं मोदी जी ने आज माना नहीं कि पेपर लीक का पाप हुआ है। अगर पाप हुआ तो उसका प्रायश्चित करिए, नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान का अभिनंदन कर दीजिए अगर आपको बच्चों के पेपर लीक की कोई चिंता नहीं है। और रही राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी जी पिछले 1.5-2 महीने से छात्रों की कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने कोटा में देखा किस तरह समर्थन मिला, आपने देखा देहरादून में किस तरह समर्थन मिला, पूरे देश में किस तरह समर्थन मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से छात्रों की हित की बात कर मैंने तो राहुल गांधी जी का कोई मुद्दा उठाया नहीं, उनका नाम भी नहीं लिया मैंने। आपने जवाब देना चाहा वो ठीक है, आपको जवाब देने का अधिकार है, लेकिन सिद्धार्थ यादव सरकार तानाशाह है, सरकार की क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो जो कहती है उस पर अमल नहीं होता, तो फिर कैसे यकीन करने की आप लोग सीरियस हैं और आप लोग जो है असंवेदनशील हैं स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर? आवाज दीजिए सिद्धार्थ यादव जी की, आवाज दीजिए। अशोक जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। अशोक जी, निश्चित तौर पर ये विषय बहुत संवेदनशील है और इसमें संवेदनशीलता सबको बरतनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे फिर वो विपक्ष हो। पर जिस प्रकार का उद्बोधन अभी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि मूल विषय को लेकर के, छात्रों की समस्या को लेकर के, छात्रों की मांग को लेकर के और उनकी भलाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी या विपक्ष को कोई मतलब नहीं है, केवल राजनीति। सरकार अगर कह रही है कि आप जितनी देर चर्चा करना चाहते हैं उतनी देर चर्चा करिए, तो इनको तो कहना चाहिए था हाँ आज हमारा मंथन हो चुका है, हम 12 घंटे की चर्चा के लिए तैयार हैं, हम 16 घंटे की चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार कह रही है विश्वास नहीं है ना, तो टेस्ट कर लीजिए, कहिए कि हम आते हैं, हम 16 घंटे थोड़ी 20 घंटे की चर्चा के लिए आते हैं। सरकार फिर मना करेगी तो आप बता दीजिएगा हम झूठे हैं। सरकार कह के थक गई कि आप अच्छी चर्चा करने के लिए आइए, उसमें तो आएंगे नहीं क्योंकि छात्रों की भलाई का कोई मुद्दा नहीं। मैं आपको दूसरी बात बता देता हूं, पहली बार भारतीय इतिहास में सरकार कोई बिल लेकर के आई जो पेपर लीक को दंडित करता है, करोड़ों रुपए का उस पर जुर्माना लगाता है, 10 साल की सजा देते हैं। उस बहस में राहुल गांधी ने कौन सी चर्चा में भाग लिया? क्या बोला था संसद में? संसद ने बिल पारित किया, शिक्षा व्यवस्था पर बिल था, कोई वेणुगोपाल ने बोला, कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, कुछ प्रियंका गांधी ने, किसने बोला? जब भी सार्थक चर्चा सदन के अंदर होगी, छात्रों की भलाई के लिए होगी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष उसमें कभी शामिल नहीं होगा। ये छात्रों के कंधों पर रख करके बंदूक चलाना चाहते हैं, अपनी गिरती हुई साख को बचाना चाहते हैं। शर्मनाक है जो राजनीति विपक्ष कर रहा है, ये राजनीति बंद होनी चाहिए और सार्थकता के साथ छात्रों के भविष्य पर बात होनी चाहिए। पवन पटेल, एक सवाल जो उठा, जो अभी सिद्धार्थ जी ने उठाया कि नीट पर जब संसद में चर्चा हुई थी तब सही बात है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड में राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, प्रियंका जी कुछ नहीं बोली और केसी वेणुगोपाल भी शायद कुछ नहीं बोले थे। कौन बोले थे कांग्रेस से मुझे पूरा डिटेल नहीं है, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नीट पर जो चर्चा हुई उसमें नहीं बोले थे। तो फिर सवाल ये उठता है ना कि भाई आप कितने गंभीर हैं? नहीं, ये सवाल नहीं उठता। सवाल ये उठता है कि जब आपने इतना बढ़िया कानून बना दिया कि पेपर लीक होगा ही नहीं, तो फिर कुछ बोलने के लिए तो बचता ही नहीं, फिर पेपर लीक क्यों होगी? नहीं कानून तो, अरे सुनिए, अरे कानून तो चर्चा के बाद, एक मिनट, अरे आप कानून सुनिए, एक मिनट, अरे सुनिए ना पवन जी, एक मिनट, कानून घटिया बनाया, चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं, सरकार ने घटिया कानून बनाया। मैं यही तो पूछ रहा हूं, सरकार ने जब वो उस पर चर्चा करी, घटिया बिल बनाने के लिए आपके अनुसार सरकार जब चल रही थी, तो एक बढ़िया बिल कैसा हो सकता है, एक बढ़िया कानून कैसे हो सकता है, उस पर राहुल गांधी जी का, प्रियंका जो है प्रियंका वाड्रा जी का या केसी वेणुगोपाल जी का क्या सुझाव उसमें आया वो बताइए ना आप। फिर आज उनको कटघरे में खड़ा करते हैं कि भाई उन्होंने सुझाव दिए थे, आपने उनके सुझाव माने नहीं। सुझाव तो अनेकों बार दिए, कटघरे में तो खड़े हो गए, उसका तो रिजल्ट ही आ गया ना, उसका तो रिजल्ट ही आ गया कि पेपर लीक हो गया। अब कटघरे में खड़े हो गए, अपने आप देख रहे हैं आप। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बोल रहे हैं कि इनके द्वारा आंदोलन को इस तरह डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया, बिना वर्दी के लोग वहां कौन थे ये बताए सरकार, बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले कैसे थे ये बताए सरकार, वहां पत्थर से भली गाड़ी कैसे पहुंच गई ये बताए सरकार। मैंने कई सारे विजुअल्स देखे जिनमें पुलिस वाले खुद गाड़ियों की तोड़ फोड़ कर रहे ये बताए सरकार। महिलाओं के साथ जो अभद्रता किया हुआ पुलिस वाले कौन थे बताए सरकार। इनके सारे विजुअल सोशल मीडिया पे हैं, आप सर्च करेंगे तब मिलेगा, बाकी आपको वैसे नहीं मिल पाएगा। कि सरकार की जवाबदेही बताए कि कौन लोग असामाजिक तत्व किस तरह वहां घुस गए। छात्र तो पत्थर लेकर के नहीं आए थे, छात्र को मुझे वैभव जी के पास भी जाना है, सिद्धार्थ जी रिस्पॉन्ड कीजिए। और पवन जी आपसे एक अनुरोध है, पुलिस वाले
कोई गाड़ी तोड़ रहे थे उसका कोई विजुअल हो तो प्लीज मुझे भेजिएगा, मैं अभी चलाऊंगा। मेरा आपसे वादा है कि पुलिस वाले गाड़ी तोड़ रहे थे, जरा वो मुझे भेजिए, मैं अभी चलाता हूं। सिद्धार्थ यादव जी। देखिए अशोक जी, एक प्रश्न मैंने पूछा था, उसका तो उत्तर आया नहीं, उसके जवाब में इन्होंने 4-5 बातें कही। मैं भी प्रश्न पूछ लेता हूं, कौन सा छात्रों का आंदोलन हो सकता है शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जिसमें कहा जाएगा कि प्रेमानंद महाराज पाखंडी है, मोदी की कब्र खुदेगी, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, आज इनका आखिरी दिन होगा, इनको घर में घुस करके मारेंगे, प्रधानमंत्री की मां को गाली दे? कौन सा छात्रों का आंदोलन हो सकता है? कौन है ये? कोई छात्र करेगा ये बात? ये छात्र में शिक्षा व्यवस्था का इसका क्या लेना देना है? ये पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और पूछता हूं अशोक जी, क्या छात्र केवल दिल्ली में है? केरल के अंदर 20 तारीख को ही जो नीट के छात्र बैठे हैं, जिनको कांग्रेस की केरल की सरकार वाटर कैनन से मार रही है, उन छात्रों को दर्द नहीं होता? उन छात्रों को कोई चोट नहीं लगती? पटियाला के अंदर जिनको आम आदमी पार्टी की सरकार बर्बरता से मारेगी, लाठीचार्ज करेगी, वो छात्र नहीं है। केरल में और पंजाब में तो मार्च से आए हैं, दिल्ली में जो छात्र हैं वो छात्र हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति दिल्ली में आती है, राजनीतिक रोटी सेकना दिल्ली में आता है, चुनाव इनको दिल्ली में याद आते हैं। जिनको देश भर में रिजेक्ट किया जा रहा हो अशोक जी, वो छात्रों को मोहरा बना करके राजनीति करें, ये पूरा देश देख पा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कर रहे हैं और आंदोलन को भ्रमित करके अपने जो मंसूबे हैं उनको कामयाब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको देश कभी कामयाब नहीं होगा। ओके, मुझे वैभव जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले बहुत संक्षेप में अगर आप जवाब दे सकें पवन जी। ये बात सही है, जब ये आंदोलन चल रहा था, अभी हम जुलाई महीने की बात है, 7 जुलाई 2026 केरल विश्वविद्यालय की परीक्षा में गड़बड़ी, उत्तर और प्रश्न एक साथ छाप दिए गए। तो आप लोगों के पास इतने सुझाव हैं, तो आप लोगों ने वहां पर केरल में क्यों नहीं एक फुल प्रूफ सिस्टम बना पाए? शिक्षा तो राज्यों का भी विषय है ना, तो आप अगर कोई ऐसा आपके पास मॉडल है, क्योंकि केरल में तो ये मॉडल नहीं चला, 7 जुलाई की खबर आपको दिखा रहा हूं, तो आप अपना कोई मॉडल बता दीजिए जिससे ये परीक्षाएं जो है लीक होनी बंद हो जाएं, बढ़िया से हो जाएं। आवाज गायब हो गई। बोलिए। आ रही आवाज? आ रही आवाज गायब हो गई थी। बोलिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप जिस टाइप की बात, जिस टाइप का नैरेटिव आज सिद्ध करना चाह रहे हैं, सिद्धार्थ जी जिस तरह सिद्ध करना चाह रहे हैं, सिद्धार्थ जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे उसमें आतंकवादी लोग बैठे हुए थे। अरे भाई एक मिनट नहीं, सुनिए, डाइवर्ट नहीं, मुझे अभी वैभव जी के पास जाना है। एक मिनट, मुझे वैभव जी के पास जाना है। सुनिए, जो सवाल अभी, ये किसी ने नहीं कहा वहां पर आतंकवादी बैठे थे, ये आपके शब्द हैं। अगर नहीं आपके शब्द है, नहीं पवन पटेल, ये आपके शब्द है, पवन पटेल, ये आपके शब्द है, आतंकवादी बैठे थे, ये आपके शब्द है। नहीं कहा सिद्धार्थ यादव ने नहीं कहा। जो कहा वो आप उस पर काउंटर कीजिए, जो उन्होंने शब्द नहीं कहा वो। और रुकिए एक मिनट। अब अगर इसी पर आप डिबेट करना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, ये पन्नू कौन है? बताइए मुझे। ये पन्नू को जानते हैं? बताइए कौन है आपके लिए? ये स्वतंत्रता सेनानी है, ये बुद्धिजीवी है, या फिर NRI है? बताइए पन्नू कौन है, बताइए। पवन पटेल बताइए, पन्नू कौन है? पन्नू कौन है? आप बताइए कौन है? मन्नू बताइए ना, आप बताइए ना। अरे आप बोल रहे हैं, आप मीडिया वाले हो। अरे आप नहीं जानते हैं, अरे मन्नू कौन है? कांग्रेस पार्टी। मन्नू नहीं, पन्नू की बात कर रहा हूं। मन्नू और पन्नू का फर्क नहीं पता आपको, डिबेट करेंगे आप। कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। ये कौन है पन्नू? वो छात्र कौन है जिसके सर पे डंडा? रुकिए, अब सुनिए, हो गया। इनके पास जवाब नहीं है। बंद कीजिए, हो गया। मुझे वैभव जी के पास जाना है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि किसी को भी छात्रों को आतंकवादी कहने का अधिकार नहीं है, कोई नहीं कह सकता, और किसी को कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा आज इस मंच से CGP से, जो कॉकरोच जनता पार्टी, उससे एक विनम्र निवेदन है। ये पन्नू जो अमेरिका और कनाडा में बैठ करके भारत को टुकड़े टुकड़े करने की मुहिम चलाता है, यह खालिस्तानी आतंकवादी है। कोई स्टूडेंट खालिस्तानी आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन यह पन्नू है, घोषित रूप से है। आज इस पन्नू ने यह दावा किया है, इसने वीडियो बनाकर दावा किया है कि इसने आज कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की है, और इसने साथ साथ यह भी दावा किया है कि $1 मिलियन वो कॉकरोच जनता पार्टी को दे रहा है। मेरा निवेदन है कॉकरोच जनता पार्टी से, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी स्टूडेंट्स के मुद्दे उठा रही है। मेरा निवेदन है कि कॉकरोच जनता पार्टी को इस भारत तोड़ने वाले इस शख्स को, इस आतंकवादी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और कॉकरोच जनता पार्टी को कहना चाहिए
तुम्हारे $1 मिलियन क्या, तुमसे हम एक पैसा नहीं लेंगे और तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं है। और सुनो पन्नू, तुम झूठ बोल रहे हो, हमने तुम्हारे साथ कोई मीटिंग नहीं की है। मैं चाहता हूं कि आज देर रात तक कॉकरोच जनता पार्टी इसको लेकर इसको मुंहतोड़ जवाब जरूर दे, क्योंकि इन भारत विरोधी ताकतों को भारत के हर स्टूडेंट का मुंहतोड़ जवाब मिलना ही चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं। वैभव श्रीवास्तव जी, वैभव जी, सवाल अब चर्चा पे आ गई है, तो आपको लगता है कि संसद में चर्चा करके इस मुद्दे का एक हल निकाला जा सकता है, या आपको लगता है संसद में चर्चा कराने से कुछ होगा नहीं? अशोक जी, आपको नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। सबसे पहले तो आपके रिमार्क्स पे ही शुरू करूंगा कि और यहाँ पर टेररिस्ट और एंटी नेशनल बोलने की बात हो। 24 जून की ये फुटेज है टाइम्स ऑफ इंडिया। 24 जून को धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये बच्चे जो अनशन पर थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको टेररिस्ट बोला है। धर्मेंद्र प्रधान ने उनकी सारी धर्मेंद्र प्रधान ने, ये 24 जून 2026 का है। I can provide you all the relevant document. आप वैभव जी, आप क्या ये जो आपकी खबर है, क्या ये मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन को भेज सकते हैं? मैं इसको तुरंत फैक्ट चेक करवाता हूँ, बोलिए। और मैं सिद्धार्थ जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसा जो बयान है उसके ऊपर आपका जवाब आना चाहिए। जी बोलिए। यस, उनको उनकी एक्टिविटीज को टेररिस्ट एक्टिविटीज के बराबर किया गया। मैं एग्जैक्ट आपको भेज दूंगा, उसमें एग्जैक्ट वर्ड आप देख पढ़ सकते हैं। सो मैं ये कह रहा हूँ, ये मैंने तब तक वेरीफाई हो जाएगा। पढ़ दीजिए, एक दिन पढ़ दीजिए, मुझे लगता है पढ़ दीजिए, पेशेंस रखिए, एक बार वो पढ़ दीजिए। नहीं, पढ़ दीजिए, क्योंकि सुने आपने इतना बड़ा दावा किया है कि जो है मंत्री जी ने ये उनको आतंकवादी बोला है, तो मुझे लगता है आप एक बार पढ़ दीजिए, ताकि सिद्धार्थ जी सिद्धार्थ जी को हम घेरे में ले सके ना। भाई, इनकी सरकार के मंत्री अगर बैठकर धर्मेंद्र प्रधान 24 जून 2026 मीडिया को बाइट देते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा, while giving to interviews, he is calling the student echo as that of terrorist. स्टूडेंट्स की जो आवाज है इको, वो टेररिस्ट के तरह है, ये मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। और ये, सॉरी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा था, द हिंदू की खबर है 24 जून 2026 की। मैं गेस्ट कोऑर्डिनेटर को भेज रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ठीक है, आप भेज दीजिए, मैं इसको जी। मैं आपको अशोक जी ऐसे और बीजेपी के बाई हैंडल्स बता सकता हूँ जो लगातार इस मूवमेंट को एंटी नेशनल और इस मूवमेंट्स को लगातार इस तरह की एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी और इन सबसे जोड़ रहे थे। ये जो पुन्नू ये लोग लफंगे, इनकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और मुझे इन जैसे देशद्रोहियों से न कभी हमारे भारत के युवाओं का कोई सरोकार पहले था, न सरोकार आज होगा। मुझे अपने देश के युवाओं पर बहुत भरोसा है। अभी मैं भी अपनी कुछ साल पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके मैं अपने नौकरी में आया हूं, पेशे पे, तो इसलिए मुझे पता है कि हमारा देश का युवा संविधान और इस देश को कितना अपने अंदर महसूस करता है। एक और अपडेट दे दूं अशोक जी, शायद आप तक नहीं पहुंची होगी। लेकिन एक मिनट, लेकिन मेरा आप ही से सवाल है। अनइंटरप्टेड सबको 1.5 मिनट दिया, मुझे। अच्छा, बोलिए। हाँ, एक और अपडेट दे दूं अशोक जी कि अभी ही जंतर मंतर पर स्टन बैटन जो रॉड होती है, जो इलेक्ट्रिक वो शॉक देती है, और पैलेट्स गन का यूज किया गया है जंतर मंतर और आसपास के एरिया में पुलिस के द्वारा। अभी भी लगातार लाठीचार्ज हो रहा है। और बीजेपी के बेशर्मी देखिए, यहाँ पर आके क्या बोलते हैं कि बातचीत के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। आप बातचीत के दरवाजे खुले हैं और आप युवाओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, पैलेट गन लगा रहे हैं, स्टन बैटन का यूज कर रहे हैं, कील वाले जो डंडे होते हैं वो यूज कर रहे हैं, और आप विश्वास कर रहे हैं कि उनके साथ वार्तालाप होगी। अभी सुबह जेपी नड्डा जी और बीजेपी के लोग वहां पर सोनम वांगचुक जी से मिलके आए। पूरा पैनल ऑपोजिशन के नेताओं का गया था वहां पर। क्या गुंडागर्दी की गई? क्यों मिलने नहीं दिया गया वहां पर? वो ऑपोजिशन के सारे फ्लोर लीडर्स वहां पर गए थे, क्यों नहीं मिलने दिया वहां पर? किस तरह की गुंडागर्दी मचा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, और इनके पास ये मोरालिटी बची है, यहाँ पर ज्ञान देते हैं आकर कि बातचीत और डंडे कैसे एक साथ चल रहे हैं। अगर बातचीत करनी है तो डंडे मत चलाओ। 21 लोगों के, आप ये बताइए अशोक जी, 21 मासूमों की हत्या हुई थी। बीजेपी का कौन नेता, प्रधानमंत्री मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाके उनसे मिलके आते, उन लोगों से उनका दर्द बांटते उन 21 लोगों के साथ? क्यों नहीं गए वहां पे? ओके, सिद्धार्थ यादव भाई,
दो बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं वैभव जी ने, मुझे लगता है उस पर जवाब सरकार का बनता ही है कि एक तो छात्रों को की गतिविधियों, छात्रों में आतंकवाद जैसी शब्द इस्तेमाल किया गया, और दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे पैलेट गन इस्तेमाल हुई और वहां इस तरह की जो है चीजें, और छात्रों पर अभी भी लाठियां बरसाई जा रही हैं। रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को जो भी समय मिला, शायद आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से डायरेक्शन था कि पूरा झूठ और प्रोपेगेंडा ही बोल करके आना है, उसके अलावा नहीं बोलना। इंटरनेट का जमाना है, मेरे सामने 24 तारीख की रिपोर्टेड हिंदू की खबर है, उनको भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मेरे फोन में खुल गई। मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या मैंने भेज दिया है, हाँ, भेज दिया है। अरे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरे पास खबर है, इंटरनेट का जमाना है, कोई बहुत बड़ी बात सिद्धार्थ जी, नहीं। सिद्धार्थ जी आप मुझे सिद्धार्थ जी आप पढ़ने के बाद मुझे भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं बिल्कुल तुरंत एक मिनट वैभव जी, एक मिनट वैभव, उनको रखने दीजिए। अरे उनको बात रखने दीजिए ना वैभव जी, उनको बात तो रखने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड। मैंने भेज दिया नहीं। अरे आप ठीक है, मैं उनसे मंगवा रहा हूँ, उनका डायरेक्ट नंबर मेरे पास आ जाएगा। मैं अभी आप, हाँ बोलिए बोलिए। अभी डाल रहा हूँ। उसमें क्या बोला? In which he referred to opposition leader Rahul Gandhi's interaction with students at Rajasthan's education hub Kota on June 17. He said Mr. Gandhi was trying to spread terrorism. छात्र नहीं, गांधी, राहुल गांधी के लिए टेलीविजन इंटरव्यू, ये रिपोर्टेड है हिंदू में। एक मिनट वैभव जी प्लीज रुकिए अभी। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं एक शब्द भी, आपको सुनने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। आप बोलेंगे कुछ भी झूठ और निकल जाएंगे, ऐसे नहीं चलता है। दूसरी बात तक मैं प्रूफ दे रहा हूं, पढ़ी लिखी पार्टी से हूं, अनपढ़ पार्टी से नहीं। अभी आप कौन सी पार्टी से हो देश जानता है, शराबियों की पार्टी से प्रूफ नहीं चाहिए हमको। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली अशोक जी कि डंडे वैभव जी प्लीज ये तू मैं मत करिए प्लीज। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, डंडों के ऊपर कीले लगा करके मारा गया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और दिल्ली पुलिस का ट्वीट आप जाकर के चेक कर सके। दिस इज फेक न्यूज, फेक न्यूज। मैं अभी चैलेंज करता हूं आपके शो पर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हुए अरविंद केजरीवाल को फोन करके मंगा ले, अगर कहीं किलो वाले डंडे थे तो। दिल्ली पुलिस हैज क्लैरिफाइड दिस इज फेक न्यूज। किसी को नहीं मानना चाहिए, किसी को नहीं मानना चाहिए। ये जो प्रोपेगेंडा है अशोक जी, ये इस बात का मूल दिखा रहा है, मर्म दिखा रहा है कि एक मिनट रुकिए प्लीज, एक एक करके। अरे भाई एक करके प्लीज, क्या भैया कुछ आपके भी 1+1 वाला एक करके सुनिए एक एक करके सुनिए। मुझे देखिए, पैलेट वाली जो बात है वो मेरे पास दिल्ली पुलिस का ट्वीट है, दिल्ली पुलिस ने इसको कहा है कि ये फेक न्यूज है। और मुझे मालूम है जो आप हिंदू का जिक्र कर रहे हो, ये हिंदू की एक महिला पत्रकार है, वो बार बार ये फेक न्यूज पैलेट गन वाली लेकर आ रही है, और पैलेट गन को लेकर कहीं से भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हिंदू की एक महिला पत्रकार बार बार ये ट्वीट कर रही है, लेकिन मैं उससे भी बड़ा झूठ आपको, सुनिए, पैलेट गन की तस्वीरें हो तो मुझे पास भेज दीजिए कि पुलिस पैलेट गन चला रही है, मैं अभी चला दूंगा। अभी तक मैं पवन पटेल जी के भी उस वीडियो का इंतजार कर रहा हूं जहां पर जो है पुलिस वाले जो है गाड़ियां तोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है दो टूक में फायदा यही है कि आप लोग मुझे तुरंत वो खबर भेजें, उसका फैक्ट चेक हो जाएगा। तो पवन पटेल अभी तक, एक मिनट सिद्धार्थ जी, एक मिनट, पवन पटेल अभी तक वो खबर निकाल नहीं पाए कि पुलिस वाले लाठियां, इन्होंने कह तो दिया लेकिन उसके प्रमाण में अब तक कुछ नहीं दे पाए। लेकिन मैं आपको एक प्रमाण दे देता हूं, सचित्र प्रमाण, और सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, वो ये तस्वीर है। देखिए, आपने कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम जो नेता उस दिन, जिस दिन चल रहा था, जिस दिन 20 जुलाई को सड़कों पर हुड़दंग हो रहा था, सड़कों पर दोनों तरफ से जो है पथराव और लाठी चल रही थी, उस दिन जो है करीब 11:30-12 बजे कॉकरोच जनता पार्टी के दो बड़े नेता जेपी नड्डा से मिलने गए थे। तब मीडिया ने सवाल किया था, और दो टूक में भी हमने सवाल किया था। हमने सवाल किया था कि भाई जब आपकी बातचीत चल रही है तो उस वक्त संसद की तरफ कूच करने का, वो भी एक ऐसा कूच जिसके लिए आपको परमिशन नहीं है, उसकी क्या जरूरत थी? जो लोग मंत्री से मिलने गए थे, बात करने गए थे, वो अपने साथियों को कह सकते थे कि भाई अभी ठहर जाओ, अभी हमारी सरकार से बातचीत चल रही है। तब उसके जवाब में कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि भाई हम क्या करें, हम तो जब अंदर गए तो हमें डिटेन कर लिया गया था, हमारे पास मोबाइल फोन भी नहीं थे, हमारे फोन ले लिए गए थे। लेकिन यह तस्वीर जो है आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, इस तस्वीर के अंदर जेपी नड्डा के साथ बैठे जो दोनों कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके हाथ में उनके फोन है, और महंगे फोन है, बढ़िया वाले, मतलब आज की तारीख में जो सबसे महंगे वाले फोन है वो उनके हाथ में है, और होने भी चाहिए। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के पास अच्छे फोन होने चाहिए, देश तरक्की करे, प्रगति करे, अच्छी बात है। हमारे पास नहीं है अच्छे फोन तो क्या हुआ, लेकिन उनके पास होने चाहिए, iPhone 17 होने चाहिए, महंगे महंगे फोन होने चाहिए। लेकिन इन दोनों के हाथों में उस वक्त फोन थे जब ये जेपी नड्डा के साथ बातचीत कर रहे थे। तो ये जो एक बड़ा झूठ बोला गया
क्या ये झूठ को लेकर सवाल नहीं पूछेंगे? आप स्टूडेंट्स के लिए इशू पर आप बात कर रहे हैं तो करिए ना, बिल्कुल करिए। नीट परीक्षा शिक्षा प्रणाली को लेकर बात कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। लेकिन ये झूठ क्यों बोलना कि हमारे फोन ले लिए गए थे, हमारे पास तो फोन नहीं थे, हम कैसे करते? तो ये एक बड़ा झूठ है। उसी तरह से पैलेट गन का जो झूठ है वो झूठ भी सामने आ चुका है, इसलिए मुझे लगता है उसके ऊपर डिबेट नहीं। लेकिन जो कहा, मैं सब लोगों के वीडियो का इंतजार कर रहा हूं और खबरों का इंतजार कर रहा हूं। जैसी वो खबरें आएंगी मैं आपको वो दिखाऊंगा। सिद्धार्थ यादव जी ने मुझे खबर भेज दी है और सिद्धार्थ यादव जी ने, खड़गे टारगेट्स धर्मेंद्र प्रधान ओवर टेररिस्ट रिमार्क ऑन प्रोटेस्टिंग। ठीक है, एसेड मिस्टर गांधी वॉज ट्राइंग टू स्प्रेड टेररिज्म एंड रेफर। जी हाँ, इसमें जो मुझे सिद्धार्थ जी ने भेजा उसमें ये खबर मेरे पास है, जिसमें सिद्धार्थ जी ने जो कहा उसकी पुष्टि हो जाती है। वैभव जी आपकी खबर आएगी तो मैं उसकी पुष्टि भी कर दूंगा, और पवन जी की तो खबर का मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन मैं रुकिए एक मिनट आता हूँ, मैं अमित श्रीवास्तव आपके पास जाना। अमित श्रीवास्तव, सवाल ये है कि भाई स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं और कुछ बड़े जेन्युइन मुद्दे हैं। क्या उन जेन्युइन मुद्दों को सुलझाने के लिए, रुकिए वैभव जी, रुकिए, अधीर मत होइए, आप मुझे खबर भेज दीजिए। अरे मुझे चौथे मेहमान के पास भी जाना है, रुकिए, अभी रुकिए, आप मुझे खबर भेज दीजिए भाई, मैं आपकी खबर पढ़ दूंगा। अमित श्रीवास्तव, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये स्टूडेंट्स के इशू है, स्टूडेंट्स का मुद्दा है, तो इसको संवेदनशीलता से निपटने की जरूरत है। पर हो क्या रहा है कि रोज शाम को हम देख रहे हैं कि रोज शाम को 3 दिन से लगातार पथराव हो रहा है। कल तो जो है कुछ लोग तलवार लेकर पुलिस के पीछे भागे थे। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई पुलिस ने लाठी चलाई है इसलिए ये रिटेलिएट हो रहा है। तो पुलिस सब गड़बड़ कर रही है शाम को, रोज शाम को। क्या कोई डिजाइन है इस आंदोलन को बदनाम करने का? ये पूरा वही उसी तरह का पैटर्न हमें दिख रहा है जो दिल्ली दंगे के पहले दिख रहा था। याद कीजिए, जाफराबाद मौजपुर में भी शाम ढलते ही गोलियों की आवाज आती थी, पत्थरबाजी की आवाज आती थी, और वही चेहरे जो उस समय भी आंदोलन जीवी सामने थे, आज वही चेहरे ही सामने आ रहे हैं। लेकिन आप इतने सारे फैक्ट चेक कर रहे हैं, एक छोटा सा मेरे तरफ से भी एक फैक्ट चेक कर लीजिए। शाम को 4 बजे राहुल गांधी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और अभी 10 बजे जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या 2 पेपर लीक हो गए क्या? क्योंकि राहुल गांधी 150 बोले थे और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने 152 कह दिया। तो शाम 4 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में 2 पेपर लीक हुए हैं क्या? इस बात की भी आप एक बार फैक्ट चेक करा लीजिएगा। क्योंकि 700 किसान मर गए, ये पहले कहा गया 9 बच्चे सुसाइड कर लिए, 18 बच्चे सुसाइड कर लिए, 21 बच्चे सुसाइड कर लिए, इसी तरह 100 बच्चे लोग मारे गए थे नोटबंदी में, लाशें नहीं दिखती हैं। तो ये पहले एक बार फैक्ट चेक कर लीजिए कि ये 2 पेपर शाम के 4 बजे से लेकर 10 बजे के रात के बीच में हुए हैं क्या। और अब समझिए कि ये पूरा पैटर्न क्या है। कल 7 PM शाम तक कहीं कोई बवाल नहीं हो रहा होता है। परसों पुलिस और जज को जिस तरह से प्रताड़ना पे पत्थरबाजी होती है, पुलिस बचाव में भी कार्रवाई करती है, क्योंकि प्रोटेक्ट सांसदों को किया जाना था, संसद की तरफ बढ़ रहे थे। किस तरह का पैटर्न था कि 12 बजे अभिजीत दीपके गायब हो जाते हैं। और कितना छाप ना कहिए, क्योंकि ये सब आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता थे, तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। ये स्टार्टअप है अरविंद केजरीवाल के, ये ज्वाइंट वेंचर है आंदोलन जीवियों का, तो इनको छात्र नेता सौरभ दास मत कहा कीजिए। ये लोग 12 बजे एकाएक गायब हो जाते हैं, अभिजीत दीपके गायब हो जाता है, सौरभ वहां चले जाते हैं नड्डा जी के पास, लेकिन उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। कल शाम को 7 PM तक शांत रहती है। जैसे ही 8 PM के बाद राहुल गांधी आंखें लाल करते करते सड़क पर लेट जाते हैं, 8 PM जब राहुल गांधी सड़क पर आते हैं, उसके बाद से पत्थरबाजी शुरू हो जाता है। उसी तरह का पैटर्न फिर आज दिख रहा है। आज दिन भर शांति होती है, तो रात में कौन निकलते हैं? रात में चोर निकलते हैं, रोज रात में अपराधी निकलते हैं। वो अपनी पहचान छिपा करके निकलते हैं, जैसा जाफराबाद में हुआ गया था। और वही टूलकिट आज दिख रहा है, वही विदेशी मीडिया का वो प्रोपेगेंडा, वही फिल्म के वो जो कलाकार हैं जो सीए के समय में बेपुत्र के साथ आ गए थे, वही लोग जो मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही थी सीए के समय में, वो तमाम चेहरे आज देख लीजिए, आज एक्टिवेट हो गए हैं कल शाम से। वो चेहरे नहीं अमित, वो चेहरे वो ठीक है अमित वो चेहरे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता मैं। ठीक है, वो चेहरे हैं, मेरे पास ऐसे कई सारे वो हैं, वो चेहरे हैं, कौन कौन इस तरह। नहीं, लेकिन एक मिनट रुकिए वैभव जी, रुकिए 1 मिनट, आपको बोलने का मौका दूंगा। आपने कहा मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, अभी आ रहा हूं, रुकिए अमित। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे चेहरे, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स भी तो हैं,
उनके जेन्युइन कंसर्न भी तो हैं, उस पर कौन बात करेगा? के जेन्युइन जब बातें होंगी तो वह कहां पे होंगी? पत्थरबाजी के बीच में होंगी, या ये पैटर्न है कि आप मेरे यहां आकर के बात करो? अगर जनता के मुद्दे को उठाना है और अगर छात्र के मुद्दे उठाने हैं तो उसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं का स्टार्टअप चलाने वाले लोग क्यों आएंगे? और क्या जेन्युइन छात्र का दृश्य जो अभी आपके बच्चे देखा, आपने दिखाया, जो बच्चे पास किए, मेरे घर के बच्चे भी पास किए हैं, हमारी चिंता है कि कौन सा कॉलेज में उसको एडमिशन कराना है। दरअसल पूरा षड्यंत्र यही है कि इस बार सबसे ज्यादा बच्चे पास किए हैं जो सरकारी कॉलेज के सीट आए हैं, सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेज की सीट आए। समझिए इस बात को, जेन्युइन मुद्दा हमेशा जेन्युइन होता है, लेकिन मुद्दों पर हथियार डालने का कौन सा मुद्दा जेन्युइन नहीं हुआ है हिंदुस्तान में जब भी आग लगाया गया है? लेकिन उस जेन्युइन मुद्दा को हाईजैक करने वाले लोगों की मनता क्या है? इस बात पे ही तो चर्चा हो। ओके, चलिए वैभव बोलिए वैभव, मुझे ब्रेक लेना है जल्दी से, पहले ब्रेक पे जाने से पहले। अशोक जी, मतलब मैंने हमेशा आपकी डिबेट में देखा है यू डिजर्व मेरा ऑडियो डाउन करना और मेरे आर्टिकल जो मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को शेयर कर दिए हैं, सारे प्रूफ सबमिट किए हैं, वो आपने अभी तक वो रीड आउट नहीं किए। मेरे पास आए नहीं है, मेरे पास सुनिए, मेरे पास आए नहीं है, और अगर मेरे पास आए होते तो मैं अभी पढ़ देता। मैं अभी आपको एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट वैभव जी, एक मिनट, अभी आप अपनी बात रख लीजिए, मैं ब्रेक पर अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन को फोन करके आपके डॉक्यूमेंट मंगा लूंगा। बोलिए आप। ठीक है, तो अशोक जी मैं बस ये कह रहा था कि हम सब, मुझे लगता है कि सत्ता विपक्ष पक्ष सब लोग ये इस बात से ब्रॉडली एग्री हैं कि स्टूडेंट्स के डिमांड पे बातचीत होनी चाहिए, और नीट वाले मुद्दे का वो हम सब, चाहे यहाँ पर सिद्धार्थ भाई बैठे हैं, पवन जी, अमित, सब लोग रिजोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो बस एक ही चीज है कि उनकी 3 डिमांड है। आखिर मुझे समझ नहीं आता है धर्मेंद्र प्रधान जैसे व्यक्ति में कैसे सुर खाप के पर लगे हैं कि मोदी जी उनसे इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे हैं। अगर सोनम वांगचुक जी के हेल्थ की इतनी फिक्र है तो क्यों नहीं उनसे इस्तीफा दिलवा रहे हैं? बच्चों की मांगे मान लीजिए। बच्चों, इतने लाखों बच्चों का हुजूम केवल दिल्ली में नहीं है, आपको पता है मुंबई, गोवा, केरल, बैंगलोर, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर देश में, हर कोने में इस समय, सिक्किम, मिजोरम में, सारे पास विजुअल्स है हमारे पास, वो सब जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी हट किए हुए हैं, हट बने हुए हैं, क्यों हट कर रहे हैं? वैभव जी, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन आपने कहा बिल्कुल हो रहा है, सही है, तो सही बात है, कई जगह पर हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, क्योंकि पंजाब में भी लगातार पेपर लीक हो रहा है, और पंजाब में भी स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हो रहा है, वहां शिक्षा जो टीचर्स थे उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। तो मुझे लगता है सबको अपने गिरेबान में झांक कर बात करनी चाहिए, सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाना वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात, ये मेरे पास दिल्ली पुलिस का फेक अलर्ट है कि कोई ये जितनी तस्वीरें पैलेट गन की हैं, ये दिल्ली पुलिस का ट्वीट है, वो दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि जो भी तस्वीरें दिखाई गई हैं, जो वीडियो दिखाए गए हैं, वो फेक हैं, वो दिल्ली के प्रोटेस्ट से उनका कोई संबंध नहीं है। अगर आप नहीं मानना चाहते, वो आपकी मर्जी है वैभव जी। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, इस छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेस वे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है।
चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। चलिए दो टूक को देख रहे हैं। दो टूक में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कि नीट को लेकर या फिर जो परीक्षा प्रणाली है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसको लेकर सरकार की तरफ से आज ये कहा गया कि वो खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। जितने घंटे विपक्ष कहेगा उतने घंटे वो चर्चा करने के लिए तैयार है। इस पर विपक्ष के क्या रुख होगा अभी साफ नहीं है, लेकिन ये पूरा मामला ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में जो है राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। इसी सब पर हम चर्चा कर रहे हैं और जैसे ही मेरे पास कुछ और, जी हाँ, मेरे पास जो है वैभव जी जो आपने भेजा वो मेरे पास पैलेट गन का आया है, ठीक है ना। पैलेट गन का उसी अखबार की खबर है, ये आपने शायद भेजा पैलेट गन का, मुझे नहीं मालूम, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने भेजा। पैलेट गन का किसने उनको भेजा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वही खबर है ये वही खबर है जिसको मैंने पहले ही कह दिया कि जिसको पुलिस ने कह दिया था कि ये फेक न्यूज है क्योंकि इस घटना से उसका कोई संबंध नहीं है। ये वही उसी अखबार, ये उसी, अरे सुनिए ना, ये उसी अखबार की उसी महिला पत्रकार की खबर रिपोर्ट है जिसको पहले ही पुलिस डिबंक कर चुकी है, ठीक है। रही बात आपने अरे एक मिनट सर, एक मिनट, आप सुनते नहीं ना प्लीज, दिक्कत ये है ना, आप इतना अधीर मत होइए। और आपने जो खबर भेजी है आपने एग्जैक्टली वही भेजी है जो मुझे सिद्धार्थ जी ने भेजी है, और आपने मुझे खबर का एक पक्ष भेजा है, खड़गे जी का रिमार्क्स, ठीक है। यह भी अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष का बयान भेज दिया, ये भी एक अच्छी चीज है। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब सुनिए वैभव जी, सुनिए ना सुनना पड़ेगा ना वैभव जी, मैं आपको बिना रोके समझ देता हूं, मुझे भी बिना रोके सुनना पड़ेगा। आपने एग्जैक्टली वही खबर भेजी है जो खड़गे जी का आरोप था, लेकिन सिद्धार्थ जी ने मुझे दोनों खबरें भेजी हैं। और मेरा सवाल सबसे बड़ा है सिद्धार्थ जी का, मैंने पूरा खबर पढ़ने के बाद ये कह रहा हूं, सिद्धार्थ जी ने जो दोनों खबरें पढ़ी और खड़गे जी ने भी कहा, यह कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा, तो मैं हैरान हूं, एक टेलीविजन इंटरव्यू में देश का शिक्षा मंत्री स्टूडेंट्स को वो आतंकवादी कहता है और वो बाइट आज तक किसी ने नहीं देखी है, वो खड़गे जी के आरोप से चल रही है। अरे आप लोग खड़गे जी का बयान भेज रहे हो, बेहतर होता कि आप मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी का वो क्लिप भेज देते। तो वैभव जी, मुझे लगता है कि इस तरह से स्टूडेंट्स को भड़का करके, ये अच्छी बात नहीं है जो आप लोग कर रहे हो, इस तरह से भड़काइए मत, देश में आग मत लगाइए, मेरा निवेदन है। नहीं, मैं तीनों पॉइंट पे रिवर्ट कर रहा हूं। आपने बोला पैलेट गन यूज नहीं हुआ है और मैंने मीडिया की रिपोर्ट दी है। मैं आपसे कह रहा हूं मीडिया की वो रिपोर्ट फेक साबित, अरे वैभव जी एक मिनट, वैभव जी मीडिया की वो रिपोर्ट फेक साबित, अरे मीडिया की रिपोर्ट, वैभव जी मीडिया की रिपोर्ट फेक साबित हो चुकी है, मीडिया की वो रिपोर्ट फेक साबित हो चुकी है। मतलब आप लोग कुछ पत्रकारों को तो पिटवाएंगे गोदी मीडिया कहकर, और जो पत्रकार फेक न्यूज फैलाएगा उसकी रिपोर्ट लेकर आप दो टुक में आएंगे और कहेंगे नहीं पुलिस झूठ बोल रही है, वो मीडिया रिपोर्ट सही है। ये कहां का इंसाफ हुआ? आपको जो बात नहीं, आपको जिस पत्रकार की बात पसंद ना हो उसको आप पिटवा दो। नहीं, आपको जिस पत्रकार की बात पसंद ना उसको पिटवा दो, जो पत्रकार आपको सूट करे उसकी फेक न्यूज को कहो नहीं, वही सही है, वही सही है, वो न्यूज फेक है। पैलेट गन की रिपोर्ट न्यूज फेक है। अब आप आगे बोलिए, पैलेट गन की न्यूज फेक है। मैंने आपको नहीं, पहली बात तो मैं फिर से बता दूं, दिल्ली पुलिस की किसी भी वक्तव्य पे हमें कोई भरोसा नहीं है। अरे तो हमको, अरे तो देश को उस फेक पत्रकार, नहीं वैभव जी, देश को उस महिला की फेक न्यूज पर भी, देश को उस महिला की फेक न्यूज पर भी भरोसा नहीं है जिस पर आप कर रहे हैं। बोलिए अब क्या करेंगे आप? आपको दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, मुझे उस अखबार की रिपोर्टर पर भरोसा नहीं, बोलिए अब क्या करेंगे? मुझे तो भरोसा है, वो कह रहे हैं कि दूसरी खबर है। अब आप आगे बोलिए, मेरे पास समय कम है, जल्दी। मुझे लगता है कि सर अशोक जी, मुझे मतलब हमेशा आपने एक फेयर चांस दिया है।
आज मुझे बहुत निराशा हाथ भाई, लग आपको रही है निराशा- कि आज मुझे एक फेयर चांस नहीं दे रहे हैं। नहीं, और वो आपने सुनिए। आप डिलिबरेटली वही काम, मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस ने, पता अशोक जी, मेरे पास दिल्ली पुलिस का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा था कि टीयर गैस और लाठीचार्ज नहीं हुआ है। 20 तारीख की, मंडे की है, वो भी ट्वीट है मेरे पास। हुआ था कि नहीं हुआ था अशोक जी? मुझे लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्या ट्वीट किया था कि नहीं हुआ है? सुनिए, नहीं अब दिल्ली पुलिस नहीं वैभव जी दिल्ली पुलिस पे सुनिए आप सुनिए करेंगे। वैभव जी, मेरी एक बात सुनिए। इस कार्यक्रम का खत्म होने के बाद मैं सबसे पहले आपको अपना निजी नंबर भेजूंगा और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कोई भी बात जब आप मेरे प्रोग्राम में रखें ना, तो आप उसका एक प्रमाण मेरे पास ट्वीट कर दिया, मुझे भेज दिया करिए, क्योंकि अभी आपने जो बोला वो डिबंक हो चुका है। नहीं, आपने वो डिबंक हो चुका है। सुनिए, वो डिबंक हो चुका है। पवन पटेल, देखिए वो डिबंक हो चुका है। और दिखाया था नहीं, वो आपने खड़गे जी का बयान भेजा जो अधूरा है। मैं फिर से कह रहा हूं पवन पटेल, अभी पिछले डिबेट, अरे पिछले डिबेट में जो आपने भेजा था वो सही था। पिछले डिबेट में जो आपने भेजा वो सही था, मैंने उसको स्वीकार किया। लेकिन अब अगर आप बार बार गलत बोलेंगे, पैलेट गन, तो मैं कह रहा हूं वो खबर झूठ है। झूठ मत फैलाइए, स्टूडेंट्स को मत भड़काइए। पवन पटेल बोलिए। अशोक जी, मैंने आपको नकली पुलिस वाले और गाड़ी वाले दोनों वीडियो भेज दिया। विकेश जी को उनसे मंगा के देख लीजिए और अपना अच्छा, नंबर मुझे भी दे दीजिएगा कृपया। ओके, नहीं मेरे पास आया नहीं है वो। चलिए आप बोलिए। हाँ बोलिए। मैंने विकेश जी को भेज दिया और मैंने बोल रहा कि अगर सरकार की गंभीरता है, देखिए राहुल गांधी ने मोदी जी को मजबूर कर दिया था कि तीनों काले कानून वापस लेने होंगे, जातिगत जनगणना करानी होगी। और फिर से राहुल गांधी ने प्रतिज्ञा किया है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, पेपर लीक से बंद करना पड़ेगा। और राहुल गांधी है, राहुल गांधी को कम आंकने का प्रयास मत करिएगा। राहुल गांधी मतलब राहुल गांधी, ये हर व्यक्ति को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है। इसका एहसास मोदी जी को भी हो चुका है। हम किसी को हल्के में नहीं आंक रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष है, हल्के में हम कैसे आंक सकते हैं? ओके, हाँ बिल्कुल सरकार, सिद्धार्थ जी भाई, सर वो कह रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं करना पड़ेगा, आप लोग अभी क्यों नहीं कर लेते जब वो कह रहे हैं अभी से? तो मान लीजिए उनकी बात। सिद्धार्थ यादव। अशोक जी मैं इतना प्रभावित हो गया था इनसे, जैसे ये बोलने लगे राहुल गांधी, यानी मुझे लगा बहुत कुछ बड़ा बोलेंगे। आज मैं भी प्रभावित हो रहे हैं, कहीं राहुल गांधी यानी राहुल गांधी। अरे प्रभाव में आकर के कुछ बताते तो तुलना तो करते। वैभव जी अभी कह रहे हैं कि मुझे दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं, आपने कहा वो पत्रकार पे भरोसा नहीं। पूरे देश को इन पर भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं कर रहा है इन लोगों पर। पूरा देश आज पूरे विपक्ष को देख पा रहा है और जैसे पानी में से साफ देख सकते हैं, शीशे में से साफ देख सकते हैं, ऐसे इनका चरित्र दिख रहा है। जिनका चरित्र देश के सामने हो, जिनकी मंशा देश के सामने हो, जिनका व्यक्तित्व देश के सामने हो, उनसे देश भ्रमित नहीं होगा। मैं फिर दोहरा देता हूं अशोक जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। छात्रों का जो विषय होगा सरकार सजगता से सुनेगी। हम देश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हर छात्र की समस्या के लिए सरकार संवेदनशील है, ये हम स्पष्ट कर। अमित 30 सेकंड, मेरे पास 30 सेकंड से बिल्कुल ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 सेकंड बोलिए। सबसे पहले इस्तीफा वो मांग रहे हैं जो कहते थे जेल से शासन चलाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, और वो जेल से रह के शासन चलाने वाले कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। दूसरी बात, जिस एक ऑनलाइन, ये बार बार ऐसा क्यों होता है? ये भारत सरकार की कमजोरी समझ में नहीं आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 राइफल गिर गए। ये फेक न्यूज छापने वाला अखबार आज फिर पहले दिन पे फेक न्यूज छापता है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये कब तक देश बर्दाश्त करेगा? इसलिए ये सारे फेक न्यूज वालों पे एक्शन तो अब त्वरित होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बताए कि शाम 4 बजे से। ओके अमित, समय इतना ही है। ये चिंता का विषय है कि फेक न्यूज कोई अखबार बार बार अगर फैलाता है और उसके बाद कुछ लोग पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो उनको गोदी मीडिया कहकर उनको लिंच करने की, महिलाओं के साथ उन अभद्रता करने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा मुद्दा, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये स्टूडेंट्स का जो मुद्दे हैं वो सरकार रिजॉल्व करे, उसके लिए चर्चा करे, संसद में चर्चा हो, बहुत अच्छा लगेगा। 12 घंटे 18 घंटे देश देखे सरकार ने क्या किया, सरकार को क्या करना चाहिए, विपक्ष बताए सरकार कहां चूकी। यह चर्चा अगर संसद में हो इस वक्त जबकि पूरे देश की निगाहें इस मुद्दे पर लगी है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। उसके बाद संसद से निकलकर आप राजनीति कीजिए, लेकिन संसद में एक लंबी चर्चा इस विषय पर हो, ये देश हित में, स्टूडेंट्स के हित में भी है। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।